नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण एवं बाजारीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस विषय को हम दो भागों में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने पहले भाग में वैश्वीकरण की अवधारणा, उदारीकरण और निजीकरण का अर्थ और वैश्वीकरण से संबंध और वैश्वीकरण की विशेषता और विवाद को जाना। इस भाग में हम वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा करेंगे। इन प्रभावों को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदला है। साथ ही वैश्वीकरण की आलोचना को भी देखेंगे ताकि पूरे परिदृश्य स्पष्ट होकर उभरे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवपूजन प्रसाद पाठक, जो वर्तमान में भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, और मैं साक्षी मांडवाल। प्रस्तुत आलेख के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। वैश्वीकरण के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था प्रभाव को समझना, भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत को जानना, वैश्वीकरण को लेकर विकसित तथा विकासशील देशों के प्रतिक्रिया को समझना। परिचय। विश्व के सभी देश अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी देश से अपने संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इन संबंधों में अपने पड़ोसी देशों और महाशक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संबंधों के बनने या टूटने का आधार देशों के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने के लिए राज्य को कई साधन अपनाने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के विषय इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित होते हैं। प्रथम भाग में हम वैश्वीकरण के अवधारणा से अवगत हुए। इस भाग में हम वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। वैश्वीकरण के प्रभाव संबंध तीन मत। किसी भी वस्तु, तकनीकी, विचार या फैशन के आगमन से कभी भी समाज व व्यक्ति पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। असमान प्रभाव के कारण विचारों में मतभेद उत्पन्न होते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव भी इसी के उदाहरण हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण के प्रभाव को लेकर विद्वानों के मतों में अंतर है। वैश्विकवाद। वैश्विकवाद के प्रमुख समर्थकों में हेनरी एक्सपर्ट, केनिची ओहेम, बॉब जोसेफ व सुजान स्ट्रेट्स आती हैं। इस वाद का सार है कि राज्य अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कर्ता नहीं है। उसका स्थान क्षेत्रीय संगठन और बाजार ने लिया है। वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं के प्रभाव पर अब राज्य का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। वैश्वीकरण एक नवीन धारणा है जिसने राज्य की सीमाओं का अंत कर दिया है। इसके कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों की कार्यक्षमता व उसकी भूमिका भी प्रभावित हुई है। कल्याणकारी राज्य की धारणा के कमजोर पड़ने तथा न्यूनतम राज्य की सोच से अहस्तक्षेप नीति को बढ़ावा मिला, जिससे राज्य की भूमिका सीमित हो गई। इस बाजारीकरण के युग में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को बाजार निर्धारित कर रहा है। संशयवादी। यदि विचारधारा के दृष्टिकोण से देखें तो संशयवादी लोग यथार्थवादी कहलाते हैं। इनका कहना है कि राज्य के भूमिका और शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। राज्य का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना व विधि व्यवस्था बनाए रखना था। यह कार्य राज्य आज भी कर रहा है। यह भी माना जाता है कि सूचना और तकनीक के विकास ने राज्य की स्थिति को मजबूत किया है। आज राज्य के पास यह सूचना हो सकती है कि किस व्यक्ति के पास कितना धन है, उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, वह किससे क्या बात करता है। उसके पत्र राज्य के द्वारा पठनीय हैं। इस बात के प्रमुख समर्थक पॉल हिस्ट, ग्राहम थॉम्सन, रॉबर्ट गिल्पिन, स्टीफन क्रेजनर, लिंडा वेइस हैं। इनका कहना है कि वैश्वीकरण कोई नया नहीं है।
आज भी अधिकतर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां क्षेत्रीय हैं, न कि वैश्विक। रूपांतरणवादी वैश्वीकरण के समर्थक और विरोधी अतिवादी तर्क प्रस्तुत करते हैं। अतः रूपांतरणवादी या परिवर्तनकारियों ने एक मध्यम मार्ग व संतुलित दृष्टिकोण का विकास किया, जिसके अनुसार वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। वैश्वीकरण के इस युग में अंतर्निर्भरता में वृद्धि हुई है। वस्तुएं एवं उत्पाद व वित्त का पूरे विश्व में आदान प्रदान हो रहा है और इससे राष्ट्र राज्यों की केंद्रीय स्थिति वास्तव में प्रभावित हुई है। विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विश्व का 30% व्यापारिक आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए यह सत्य है कि पार बहुराष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि हुई है। भूमंडलीकरण का एक पक्ष आय भी है। आंकड़े बताते हैं कि इसके लाभ सभी देशों को समान रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस बात के प्रमुख समर्थक सस्किया सासेन हैं। इस मत के अनुसार वैश्वीकरण निश्चित रूप से वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का एक प्रमुख कारण है। यह मानव इतिहास के लिए अद्वितीय है। सासेन के अनुसार वैश्वीकरण राज्य की भूमिका को बदल रहा है, न कि उसको पुनर्स्थापित कर रहा है। वैश्वीकरण आज भी राज्य की सीमाओं के भीतर ही संचालित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक राजनीति। वर्तमान समय को हम वैश्वीकृत गांव मान रहे हैं। इस गांव में कुछ विचारों के स्तर पर बदलाव आया है। इस परिवर्तन का वैचारिक आधार वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव का मूल्यांकन करते समय सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य और व्यक्ति के संबंधों में आया है। उदाहरण के लिए, परंपरागत ढंग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की सुरक्षा, राज्य के अधिकार, राज्य के विकास की चर्चा रहती थी, जिसे कठोर राजनीति, हार्ड पॉलिटिक्स कहा जाता है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव के अधिकार, मानव की सुरक्षा व मानव विकास की अवधारणाएं विमर्श के केंद्र में है। आज विकास का मापक राज्य का आर्थिक समृद्धि दर की धारणा को पीछे रखते हुए विकास का सूचकांक मानव की शिक्षा व स्वास्थ्य का आधार बनाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य के स्तर पर विश्लेषण नहीं हो रहा है, लेकिन आज व्यक्ति पुनः अध्ययन का केंद्र बनकर उभरा है। दूसरा, आज का युग आर्थिक युग है। इस समय विदेश नीति में भू सामरिक से अधिक महत्व भू अर्थशास्त्र का है। देश वित्तीय पूंजी, बाजार व नई तकनीक की खोज में है। आज देश भू सामरिक नियंत्रण के स्थान पर प्राकृतिक संसाधनों की खोज में अधिक सक्रिय है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में संयुक्त राष्ट्र संघ था। वैश्वीकरण के युग में राजनीति के केंद्र विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। महत्वपूर्ण विषयों का निपटारा व निवारण इन्हीं संगठनों के माध्यम से होता है। चौथा, वैश्वीकरण युग में अधिक समस्याएं राज्य के मध्य न होकर राज्यों के भीतर है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद राज्य ने हिंसा का सामना किसी बाहरी राज्य से ना करके अपने ही गृह क्षेत्र में किया है। आंतरिक हिंसा के प्रमुख कारणों में राज्य का अपनी कल्याणकारी योजनाओं से पीछे हटना भी है। नव उदारवादी नीतियों को लागू करने के कारण विकासशील देशों में हिंसाएं बढ़ी हैं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि इन परिवर्तनों का अर्थ यह नहीं है कि परंपरागत राजनीति के विषय और समाधान के साधन समाप्त हो गए हैं। यदि कोई वैश्विक संकट आता है तो राज्यों के मध्य संघर्ष का वही स्वभाव सामने आएगा जो शीत युद्ध के दौरान या उसके पहले था। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक अर्थव्यवस्था। आर्थिक आयाम में वैश्वीकरण को परिभाषित ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया गया है। ऐसा कहा गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं अपनी आर्थिक नीतियों में व्यापक फेरबदल कर रही हैं और सीधा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर प्रचलित आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप से है। इसमें वैश्विक वित्तीय पूंजी, विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण तथा सहायता शामिल है। यह मुक्त व्यापार, स्वतंत्र विनिमय दर तथा खुला पूंजी निवेश व सेवाओं के सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार पर आधारित है, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। कुछ साम्यवादी देश उत्तरी कोरिया और क्यूबा को छोड़कर लगभग सभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर ही कार्य कर रही हैं। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा आर्थिक संगठन स्थापित किए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व विश्व व्यापार संगठन का नाम सामने आता है। यही संगठन विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन व इसकी नीतियों का प्रसार कर रहे हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव को और स्पष्ट करने के लिए अब हम देखते हैं कि विकसित व विकासशील देश वैश्वीकरण के प्रति क्या सोच रखते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था का नियमन करने में विश्व व्यापार संगठन को समझना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि यह वह मंच है जहां पर विकसित और विकासशील देश अपने विषयों को रखते हैं, व्यापार के नियम बनाए जाते हैं, जलवायु और कृषि संबंधी समझौते होते हैं आदि। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को व्यवस्थित करने का उपकरण है, जो वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा बौद्धिक संपदा का नियमन और संचालन करता है, जो गैट के उत्तराधिकारी के रूप में 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में है। इसमें वर्तमान में 152 सदस्य हैं और कार्यालय जनेवा है तथा भारत भी इसका सदस्य है। इसका उद्देश्य जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में बृहत स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना विषय शामिल है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसका प्रमुख कार्य है विश्व व्यापार समझौता के बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौतों का कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना, व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी विषय पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में सहयोग करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। विश्व व्यापार संगठन में मुख्यतः 7 प्रकार के समझौते हैं। कृषि संबंधी समझौता, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सेवाओं से संबंधित समझौता, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज। व्यापार से संबंधित प्रबंधन का समझौता, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट्स। व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा का समझौता, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वस्त्रों और रेशे पर समझौता, गैर कृषि उत्पाद को बाजार में पहुंचाने का समझौता, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। विवाद निवारण समिति, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा का समझौता, इसमें व्यापार चिन्ह, भौगोलिक संकेत, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, लेआउट डिजाइन या इंटीग्रेटेड व्यापार सर्किट आता है। सेवाओं से संबंधित समझौता, इसमें सेवा क्षेत्र के विभिन्न रूपों को दर्शाया जाता है, जिसे मोड कहा जाता है। मोड 1, भारत में रहकर विदेश में सेवा देने जैसा बीपीओ या केपीओ। मोड 2, पर्यटन आदि जरिए जो सेवा होती है। मोड 3, निवेश करना तथा लाभ कमाना। मोड 4, शारीरिक रूप से गमन कर विदेश में सेवा देना। कृषि संबंधी समझौता, कृषि संबंधी विवाद में सब्सिडी आती है। सहायता राशि, सब्सिडी। ब्लू, प्रत्यक्ष रूप से किसानों को देना।
ग्रीन, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी तकनीक का अनुसंधान करना। रेड, निर्यात पर देना। अंबर, सिंचाई, उर्वरक आदि पर देना। जैसा हमने पहले भाग में देखा कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया था, उसी प्रकार विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में विश्व अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की दो श्रेणी है, विकसित और विकासशील। विकसित देश आर्थिक रूप से संपन्न, तकनीकी रूप से श्रेष्ठ, राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिर तथा मानवीय सूचकांक के उच्च स्तर पर है। विकासशील देश आर्थिक विपन्नता, तकनीक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता और निम्न मानवीय सूचकांक की स्थिति में है। इन दोनों अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव असमान है। कुछ के लिए यह लाभदायक है और कुछ के लिए हानिकारक। वैश्वीकरण एक आधुनिक समाज की देन है। आधुनिक समाज ज्ञान पर आधारित समाज है। इस ज्ञान पर ही लोगों की असमान पहुंच है। इस प्रकार जो ज्ञान से वंचित है वे वैश्वीकरण के लाभों से वंचित है। विकसित राष्ट्रों की अनुक्रियाएं। विकसित राष्ट्र वैश्वीकरण को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इसे आर्थिक समृद्धि का साधन मानते हैं। मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र बाजार के समर्थक हैं। राज्य को सीमित भूमिका प्रदान करते हैं। राज्य का कार्य प्रतियोगी बाजार को बचाने में सहायता करना है। विकसित देश तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र है। उनके पास पूंजी है, अतः निवेश के लिए नई जगह की आवश्यकता है तथा वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार चाहिए। कच्चे उत्पादन के साधनों का इनके पास अभाव है। बाजारीकरण के माध्यम से नए कच्चे पदार्थ प्राप्त करना चाहते हैं। भूमंडलीकरण का समर्थन तुलनात्मक लागत के आधार पर किया जा रहा है। इसके तहत उनका मानना है लागत में कमी की जा सकती है। पूंजीवाद का आधार ही यही है कि कम लागत के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करना। वैश्वीकरण के संबंध में ऐसा माना जाता है कि भूमंडलीकरण पाश्चात्य देशों की देन है। ये विकसित राष्ट्र है, उन्हीं के विचारों का प्रचार प्रसार है। इनके बावजूद विकासशील देशों में भी भूमंडलीकरण का विरोध हो रहा है। विकासशील देशों की अनुक्रियाएं। विकासशील देश नवोदित राष्ट्र है जिसमें अधिकतर औपनिवेशिक शासन से पीड़ित थे, आर्थिक दृष्टि से निर्धन और तकनीक दृष्टि से पिछड़े थे। विकासशील राष्ट्र भूमंडलीकरण को आशंका की दृष्टि से देखते हैं तथा इनके स्वागत को लेकर अनिच्छुक दिखते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। विकासशील देशों के पास पूंजी, तकनीक, कुशल श्रम का अभाव है। इसके माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कायम रहना कठिन है। दूसरा, विकासशील देशों की राजनीति तथा प्रशासन नीति निर्माण पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इनके अनुसार सरकार बनती और गिरती है। विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच सांस्कृतिक टकराव उत्पन्न होता है। इससे विकासशील देशों की संस्कृति की समाप्ति का भय इनके बीच विद्यमान है। विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामले में लोकतंत्र, मानव अधिकार इत्यादि के आधार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके माध्यम से शासन सत्ता में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक वैश्वीकरण में आर्थिक प्रवाह तो तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि यह स्वेच्छा से ही हो। विकसित देश और उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और निगम इसे विकासशील देशों पर थोप भी रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में विकसित और विकासशील देशों के मतभेद। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कभी समान नहीं रही है। विकसित और विकासशील देशों के मध्य यह असमानता सदैव दिखती है। आज भी अर्थव्यवस्था असमानता पर ही आधारित है। इस असमानता को दूर करने के लिए विकासशील राष्ट्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनः संरचना की मांग करते आए हैं। शीत युद्ध के दौरान इसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO के नाम से जाना जाता था। वह मांग वैश्वीकरण के युग में और प्रासंगिक हो गई है।
विकासशील देशों का यह प्रयत्न रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, तकनीक का ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं व संगठनों पर विकसित देशों का एकाधिकार न हो। विकासशील देशों की मांग करते हैं कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था की पुनः संरचना हो ताकि इनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। पूंजी व तकनीकी का हस्तांतरण कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिए अधिक सहायता मिले। भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। भारत में उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया आर्थिक सुधारों के माध्यम से शुरू होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था थी। आर्थिक गतिविधियां राज्य के माध्यम से अधिक निर्धारित होती थीं। लगभग 5 दशक के बाद यह महसूस किया गया कि अर्थव्यवस्था को जिस तेज गति से विकास करना चाहिए वैसा नहीं हो पाया। अपेक्षित लाभ नहीं हो पाया। व्यापक आर्थिक नियंत्रण रहा जिससे अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता में गिरावट बनी रही। उत्पादन का स्तर निम्न रहा। तकनीक का सही चयन और उसका उचित उपयोग नहीं हो पाया। अंतर्मुखी आर्थिक नीति ने वित्तीय तथा मौद्रिक संकट उत्पन्न कर दिया। भारतीय नेतृत्व को यह बात समझ आई कि बिना व्यापक आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। 1991 में भारत ने एलपीजी नीति को अपनाया। वर्तमान आर्थिक नीतियां बाजारोन्मुखी हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में भूमिका। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। यह केवल किताबों में विमर्श की बात नहीं है। यह बात शक्ति के किसी भी मापदंड के आधार पर कही जा सकती है। एक छोटा सा प्रमाण यह है कि 2010 में पहली बार विश्व के सभी परमाणु देशों ने भारत की यात्रा की थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने किसी एक देश की यात्रा की हो। यह एक संकेत है कि उभरते भारत की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्वीकारोक्ति है। अब हमें देखना यह है कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात कह पाता है या किसी निर्णय को अपने पक्ष कर पाता है, या कोई ऐसी बात मानने के लिए विकसित देशों और महाशक्तियों के आगे विवश तो नहीं हो जाता। महाशक्ति की यही विशेषताएं होती हैं। कोई महाशक्ति अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं झुकती है। आज की स्थिति में भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पक्ष को दृढ़ता से रखने में सक्षम है और इसकी बातों की उपेक्षा नहीं की जाती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मंच में निर्णय निर्माण की शक्ति रखता है। आलोचना। वैश्वीकरण प्रक्रिया का जितना समर्थन है उतना ही इसका विरोध और आलोचना भी है। सबसे पहले इसे पूंजीवाद का ही नया रूप माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से पूंजीवाद पूरे विश्व को एक बाजार में परिवर्तित करना चाहता है। इसीलिए आलोचक भूमंडलीकरण को भूमंडीकरण कहते हैं। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी पूंजीवाद के कुछ मुख्य लक्षण हैं। विशाल तथा तीव्र अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के कारण राष्ट्रीय मुद्राओं की डावाडोल स्थिति, कल कारखानों का घटते तुलनात्मक मुनाफे के अवसरों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, पूंजी के प्रसार तथा उसकी अस्थिरता के कारण श्रमिक वर्ग तथा सरकारों का बढ़ता निर्बलीकरण, कंपनियों के अधिग्रहण तथा विलयन की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण आर्थिक शक्ति का बेहिसाब केंद्रीकरण, राष्ट्रों का आंतरिक तथा बाहरी हिस्सों का बढ़ता आपसी बिलगाव तथा असंतुलन आदि। इसके कारण ही इस प्रक्रिया में विकासशील देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और विकास का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। भूमंडलीकरण जिस सिद्धांत के आधार पर प्रसारित किया जा रहा है वह भी एक मुखौटा लगता है। व्यक्तिवाद, उदारवाद, निजी स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, निर्बाध लेन देन, आवागमन, अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं, लोकतंत्र आदि को अपनी सैद्धांतिक भावभूमि, ढाल, कवच और हथियार बनाकर सोच, विचार, मूल्य और जीवन दृष्टि हावी हो गई हैं। वास्तव में ये अवधारणाएं विकसित देशों के हितों के पूर्ति के लिए ही जान पड़ती हैं। विकास के नाम पर पूंजीवाद औद्योगिकरण को विश्वव्यापी बनाने का सपना, इसके जरिए सभी देशों और लोगों का क्रमशः सादृश्यता,
एक रूपता और समकक्षता विलयन की ओर बढ़ सकना भूमंडीकरण का बहुत आधार बनाया गया है। नवोदित देशों द्वारा पुनः अपने वर्चस्व श्रेष्ठता को स्थापित किया जा रहा है। तकनीक का विकास सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं हो रहा है। तकनीकी ज्ञान के अनुसंधान तथा विकास में निरंतर बहु अथवा पराराष्ट्रीय कंपनियों की प्रसारकामी रणनीति के तहत मुनाफा बढ़ाने के लिए हो रहा है। बाजारीकरण, विज्ञापन तथा संचार साधनों पर नियंत्रण होकर इन कंपनियों द्वारा के लोगों की सोच, पसंद, जीवन शैली और मूल्यों का निर्धारण हो रहा है। व्यक्तिवादी मूल्यों के बीच व्यक्ति की असहाय, दीनहीन, कटी-बटी मानसिकता बढ़ रही है, जो मानसिक तनाव, हताशा और रुग्णता के रूप में विस्फोटित हो रही है। उपभोक्तावाद आदमी की निजी, सामूहिक, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक अस्मिता पर कहर ढा रहा है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के प्रभाव को लेकर एक मत नहीं है। एक मत न होने के कारण भी है क्योंकि इसका प्रभाव असमान है। विकसित देशों द्वारा प्रचारित विचारों व नीतियों को विकासशील देश सहजता से नहीं अपना पा रहे हैं। विकसित देश आर्थिक और वित्तीय संगठनों के माध्यम से विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को निर्देशित करते हैं। परिणाम स्वरूप राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहा है। मूल्यों की दृष्टि से आज का समाज पश्चिमीकरण के प्रभाव में है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं। वैश्वीकरण के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था प्रभाव को समझना, भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत को जानना, वैश्वीकरण को लेकर विकसित तथा विकासशील देशों के प्रतिक्रिया को समझना। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं।